मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आज का हमारा टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखो, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अंदर इसके अंदर हमें आज क्या क्या पढ़ना है। देखो, ये एक कंप्लीट आधुनिक आवर्त सारणी है और ये हेनरी मोसले की आवर्त सारणी है। किसकी है? हेनरी मोसले की आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तत्वों की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले देखो, जो तत्व हैं उनका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और इन तत्वों को हम अलग अलग कार्य के आधार पर डिवाइड करते हैं, जैसे धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के इस आवर्ती वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि जो वैज्ञानिक थे आपके, उन्होंने क्या किया? 1800 ईस्वी तक जो 30 तत्व थे हमारे पास, यानी हमारे इस प्रकृति के अंदर 1830 तक कितने तत्व थे, यानी 1800 तक कितने तत्व थे? 1800 ईस्वी तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी? तो आपको लिखना है 1800 ईस्वी तक कितने थे? 30 तत्व थे। कितने तत्व थे कुल मिलाकर? 30 तत्व थे। ठीक है, 1800 के बाद 2016 तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 2016 तक कितने हो गए ये बढ़कर? 2016 ईस्वी तक कितने हो गए बताओ? और आज 2024 चल रहा है। ठीक है, ये 118 तत्व हो गए। लगभग कितने तत्व बढ़ गए बताओ? बताओ। 78 तत्व बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 78 तत्व बढ़ गए। यानी कि 1800, यानी कि 216 साल के अंदर, 216 है ना, में कितने तत्व और बढ़ गए? 78 तत्व और बढ़ गए। ठीक है, तो देखो इनके अंदर क्या क्या है। इनके अंदर 94 जो तत्व है ना, वो तो है नेचुरल तत्व, 94। ठीक है, 118 में से जो 118 तत्व है ना, इनमें से जो 94 है ना, वो क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं, यानी कि नेचुरल है बिल्कुल। ये 88 कर देना, तो 88 और 3 कितने हो गए? ठीक है, 94 जो है वो क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं। कितने हैं? प्राकृतिक यानी नेचुरल तत्व है ये। ठीक है, और कितने हो गए? कितने बच गए? 8 में से 4 गए 4, 11 में से 9, 11 में से 9 गए 2। तो 94 तत्व क्या है? इनको बोलते हैं कृत्रिम तत्व। ठीक है, इनको आर्टिफिशियल तत्व भी कहते हैं। तो इनके अंदर हम, इनके अंदर जो आवर्त सारणी के अंदर ये तत्व हैं, ये टोटल तत्व हैं 118। ठीक है, टोटल तत्व कितने हैं? 118 तत्व हैं। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी तत्वों की के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी बताओ? तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, दो ही बात याद रखनी है बस। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण की नीड क्यों पड़ी, यानी आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो भी तत्व होते हैं उनके अंदर क्या है, कुछ न कुछ समानताएं होती है, यानी कुछ न कुछ सिमिलरिटी होती है। समानता और नॉन सिमिलरिटी होती है। क्या होती है? नॉन सिमिलरिटीज होती हैं। यानी हम बात करें किसकी? समानता की। और क्या बात करें? असमानता। समानता और असमानता के आधार पर इन तत्वों के वर्गीकरण की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी।
ठीक है। तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में सबसे पहले इन्होंने कुछ प्रयास किए, ठीक है। इनके अंदर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने नए नए प्रयास किए, उन प्रयासों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, 4 वैज्ञानिक आए। पहला वैज्ञानिक कौन था? पहला वैज्ञानिक था डोबे राइनर, डोबे राइनर, डोबे राइनर, ये एक वैज्ञानिक आया, ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक कौन था? दूसरा वैज्ञानिक आया इसके अंदर न्यूलैंड्स। कौन आया? न्यूलैंड्स। तीसरा वैज्ञानिक कौन आया? मेंडलीव। ये क्यों आते गए बताओ? चौथा आया हेनरी मोसले। चौथा कौन आया? हेनरी मोसले। नया टीचर कब आता है? जब कोई ना कोई क्या हो जाती है, कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो डोबेराइन ने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं त्रिक नियम। क्या बोलते हैं? त्रिक नियम दिया था इसने। क्या नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया? इसने अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम, ठीक है। इसने कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम। मेंडलीव ने किसका नियम दिया? यानी आवर्त सारणी का जनक कहते हैं इसको, आवर्त नियम दिया था इसने, ठीक है। और हेनरी मोसले ने कौन सा नियम दिया बताओ? इसको इसने आधुनिक आवर्त नियम दिया। कौन सा नियम दिया? एक तरीके से आधुनिक आवर्त नियम दिया था। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन डिटेल के आधार पर देखो, डोबेराइन के अंदर कोई कमियां हुई तो दूसरा वैज्ञानिक आ गया, फिर न्यूलैंड्स के अंदर कोई कमी हुई तो फिर तीसरा वैज्ञानिक आ गया, फिर अगर इसके अंदर कुछ कमियां हुई तो कौन आया? हेनरी मोसले आया। कौन आया? हेनरी मोसले आया। इनके आधार पर, इनके आधार पर ही इनको क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि पहला वैज्ञानिक कौन आया। पहला वैज्ञानिक कौन आया? पहला वैज्ञानिक डोबेराइनर आया, ध्यान रखना। दूसरा आया न्यूलैंड्स आया। तीसरा मेंडलीव आया, ठीक है। उसके बाद चौथा कौन आया? हेनरी मोसले आया। तो हम बात करते हैं किसकी? डोबेराइनर के त्रिक नियम की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखो डोबेराइनर का त्रिक नियम, तो हेडिंग डाल सकते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम देखो, डोबेराइनर का त्रिक नियम जो है, इसने परमाणु सिद्धांत का विकास के बाद सन 1817 में, इसका नाम था, जर्मन रसायन वैज्ञानिक था, ये जर्मनी का वैज्ञानिक था, ठीक है। इसको जर्मनी का वैज्ञानिक था और एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक था, इसलिए जर्मन रसायन वैज्ञानिक। कौन था ये? जर्मन रसायन वैज्ञानिक। इसका नाम क्या था? पूरा नाम क्या था इसका, कोई जानता है क्या? इसका पूरा नाम था वुल्फ गैंग डोबेराइनर। क्या नाम था? वुल्फ गैंग डोबेराइनर। डोबेराइनर। इसने शुरुआत कर दी कब? इसने सन कब शुरुआत की? कौन से सन में शुरुआत की? सन 1815 में। और कब तक शुरुआत की? 1829 तक इसने शुरुआत की, ठीक है। हाँ, 1817 में शुरुआत की और कब तक की? 1829 में, 29 तक। यानी कि इसने पहला प्रयास, यानी कि इसने फर्स्ट एफर्ट लगाया, फर्स्ट एफर्ट लगाया इसने, ठीक है। फर्स्ट एफर्ट लगाया इसने। अब उसके बाद आपको ये बताना है मुझे कि कोई खास
इसमें ऐसा नहीं है कि 1817 हो 1816 हो, कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं, पर ये क्या है हमने फिक्स कर दिया इसको। अब उसके बाद इसने क्या किया, इसका नाम त्रिक क्यों पड़ा, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्यों पड़ा। ठीक है, त्रिक किसे कहा गया, त्रिक इसे कहा गया तीन तीन तत्वों के समूह में बांटा इसने, तीन तीन समूह के तत्वों में, तीन तीन समूहों में किसको बांटा, तत्वों को बांटा। ठीक है, तीन तीन समूहों में तत्वों को बांटा, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, त्रिक पड़ा। मैं भी आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है, तीन तीन समूहों में इनको किसको बांटा, तत्वों को बांटा, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको त्रिक कहा गया। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो त्रिक, त्रिक को क्या बोलते हैं, त्रिक को ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायड कहते हैं। तो देखना अब इसके अंदर क्या है, ये जो है ये त्रिक जो है ये तो पता लग गया। अब इसने तीन तीन तत्व लिए कौन कौन से थे, इसने तीन तत्व लिए कौन कौन से थे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे पहले वर्ग के अंदर, पहले वर्ग में इसने कौन सा तत्व लिए, लिथियम लिया, पहला लिया लिथियम, दूसरा लिया सोडियम, और तीसरा लिया इसने पोटेशियम। पहला लिया लिथियम, दूसरा लिया सोडियम, और तीसरा लिया पोटेशियम। दूसरा कौन सा लिया था इसने, दूसरा कौन सा लिया था, कैल्शियम और ब्रोमियम लिया था क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। दूसरा ग्रुप इसने ये ले लिया। ठीक है, ये लिया था ना। तीसरा कौन सा लिया था, तीसरा, हाँ देखो ये कौन से उसमें है, दूसरे वर्ग में है, और ये किस में है, ये है 17 वर्ग में। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और ये है पहला वर्ग, तो इसके नीचे वर्ग भी लिख देना, सेकंड वर्ग है ये, और ये क्या है 17वां वर्ग। ठीक है, ये 17वां वर्ग ध्यान रखना। इसमें कौन कौन सा लिया था, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये है आपका 17वां ग्रुप। इसमें तीन ग्रुप लिए थे इसने बस। ठीक है, कितने ग्रुप लिए थे, तीन ग्रुप। इन तीनों ग्रुपों की हम बात करेंगे। ठीक है, ये तीन ग्रुप कौन कौन कैसे कैसे थे इसके अंदर, इन तीनों ग्रुपों की बात करेंगे। अब देखना इसका जो फॉर्मूला होगा, एक तरीके से इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, वो हम समझते हैं। देखो इसके अंदर जो लिथियम है ना, उसका जो औसत जो परमाणु भार है एक तरीके से वो कितना है, 6.9 है। सोडियम का कितना है, 23 है। ठीक है, पोटेशियम का कितना है, 39 है। तो सबसे पहले परमाणु भार को क्या बोलते हैं, परमाणु भार को क्या कहते हैं, परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि परमाणु जो भार है, जो परमाणु भार मैं आपको बता रहा था, ये क्या है, पता लग गया आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, परमाणु भार है। परमाणु भार बराबर क्या होता है, इसको जेड से दर्शाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं आपको। अब आप ये बताना मुझे सबसे पहले कि इसके अंदर क्या है, औसत किसे कहते हैं, औसत, औसत कहते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे औसत, औसत होता है 1, 2 और 3 का क्या होता है औसत, यानी फर्स्ट का और लास्ट का, है ना, जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, 3 में 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो बीच वाला आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ आप, आ जाएगा बीच वाला, ये होता है औसत। तो मैं कह रहा हूँ औसत भार,
तो ऐसे ही मान लो किसी एक का तत्व ये है, दूसरे का भार ये है, तीसरे का, तो औसत भार ये होगा, फर्स्ट का और लास्ट का जोड़ दो और 2 का भाग दे दो तो आपका औसत भार आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया आपसे कि जैसे मान लो किन्हीं दो तत्वों का, यानी पहला तत्व और अंतिम तत्व, दोनों का क्या है, औसत भार क्या हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो औसत भार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बीच वाला तत्व, बीच वाले तत्व का औसत भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु का भार परमाणुिक भार कहलाता है, परमाणु भार। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6.9 है, 6.9 को जोड़ो और 39 को जोड़ो, 6.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 कह सकते हैं, ठीक है। 39 को 39 लिख दो और आप 2 का भाग दे दो, तो आप बताओ 39 और 7 46 में 2 का भाग देंगे तो क्या 23 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो 23 ये रहा, देखो 23। तो ऐसे यानी कि पहले तत्व, अंतिम तत्व और 2 का भाग देंगे तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार बराबर आ जाएगा। तो ऐसे इसलिए इसमें 22.95 आया, दूसरे का कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का 88.65 आया, फिर 81.2 आया। तो ऐसे से क्या हुआ कि इसमें वेरिएशन आता गया, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक यहाँ आकर फेल हो जाता है, ठीक है। इसी कारण फिर दूसरा वैज्ञानिक आता है, ठीक है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ। तो इसकी सीमाएं क्या क्या थी, देखो अलग अलग गुण वाले तत्वों को इसने क्या रखा, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी यहाँ पर मैं सीमाएं लिख रहा हूँ, यानी इसकी ये सीमाएं क्या हैं ये देखनी है आपको। इसकी एक ही सीमा है, यानी कि सीमा क्या है, देखो सीमाएं क्या है, अलग अलग गुण थे, मतलब अलग अलग गुण वाले, अलग अलग गुण वाले तत्वों को, तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, एक ही वर्ग में रखा, ठीक है, एक ही वर्ग में रखा, अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। कब रखा, एक ही वर्ग में रखा। जैसे मान लो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप देखो कार्बन का अलग अलग होता है कि नहीं, तो बताओ। नाइट्रोजन का देखो अलग होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो इन्हें त्रिक समूह यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखो एक ही ग्रुप में रखा। ग्रुप का मतलब समझ रहे हो ना, आप देखो मैं आपको यहाँ तक यहाँ समझाता हूँ। ये देखो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को एक इसमें रखा इसने, एक ग्रुप में। अब इसने जैसे इसमें रख दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ऐसे तो एक ही आवर्त में रख दिया इसने, तो इसलिए ऐसा हुआ, ये कमी रह गई। अब देखो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं डोबेराइन हो गया। अब है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो सेकंड है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है, ये है न्यूलैंड्स, देख लो इसको, न्यूलैंड्स को, ये न्यूलैंड्स है और इसमें हम पढ़ेंगे अष्टक सिद्धांत, ठीक है। ये है न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। आप देखो न्यूलैंड से, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है, ये सेकंड नंबर का है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। इसने 1865 ईस्वी में, ये है जे ए न्यूलैंड्स, इसका नाम है जे ए, ये लिख सकते हैं पूरा नाम, जॉन अलेक्जेंडर जेंडर न्यूलैंड्स, ठीक है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ठीक है। तो ये कौन है, ये एक वैज्ञानिक था, इसने सन 1865 ईस्वी में शुरुआत की। कब की थी, सन 1865 ईस्वी में इसने क्या कर दी थी, शुरुआत की थी। तो देखो न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है वो क्या कहता है,
देखो अगर किसी तत्व को हम आरोही क्रम में लगाएं, है ना, तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या दे रहा हूं, किसी तत्वों को आरोही क्रम में लगाया जाए तो पहला तत्व आठवें तत्व से गुणधर्म में क्या होगा, गुणों में सेम होगा, यानी गुणधर्म में क्या होगा, समान होगा। कैसे होगा समान, इनकी जो है ध्वनि के अक्षरों से इसकी क्या की गई, ध्वनि के अक्षर से कॉपी की गई, ध्वनि के अक्षरों से कॉपी की गई। कैसे की गई कॉपी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो सारे, है ना, गा मा पा धा नी, यानी पहला अक्षर जो है ऐसे ही है, आठवें अक्षर से क्या करेगा, ये आठवां अक्षर ओ 8 नंबर पर आता है ना, और एच हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो यानी कि जो इसका पहला अक्षर है वो उसमें 7 जोड़ दो तो 8वां अक्षर से क्या हो जाएगा, यानी ये गुण में सेम हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, गुण सेम होता है। अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O एक जल बनता है, H2 जल का सूत्र होता है। जब ये गुण सेम, जब गुणों में सेम होता है तभी ये जल इसके साथ बनता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तभी मतलब मिक्स होता है। अगर इसके गुण एक्स्ट्रा होते हैं, अलग होते, तो ये ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 7 सुर से की गई इसकी। ठीक है, इसकी जो तुलना है ना, यानी जो ध्वनि के 7 सुर होते हैं, ध्वनि के क्या होते हैं, 7 स्वर जो होते हैं, 7 सुर, ध्वनि के 7 सुरों से, 7 सुरों से इसकी क्या की गई, इसकी तुलना की गई या कॉपी की गई, बात एक ही है, तुलना की गई। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अष्टक पड़ा। क्या पड़ा, अष्टक का मतलब होता है 8, यानी कि एक और ये क्या है ऑक्सीजन 8, यानी 7 जोड़ रहे हैं इसमें। अब 7 जोड़ेंगे ना इसमें, जब 7 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 का मतलब अष्टक नियम लागू होता है यहाँ पर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई ना गई। तो देखो जैसे लिथियम के 8वें स्थान पर क्या आता है, बताओ। अब मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं इसको आगे। ये देखो आप देखना, यहां पर मैं कह रहा हूं कि लिथियम के बाद 8वें स्थान पर कौन आता है, लिथियम के बाद 8वें स्थान पर कौन आता है, लिथियम कितने नंबर पर आता है, देखो लिथियम कितने नंबर पर आता है, लिथियम देखो, और ये सोडियम, और सोडियम के बाद क्या है, पोटेशियम। तो सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, और लिथियम कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। तो के कितने नंबर पर आता है, के बताओ कितने नंबर पर आता है, बताओ। जो के है वो कितने नंबर पर आता है, 19 पर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो 11 में 8 जोड़ो तो 19 पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अष्टक नियम लागू हो रहा है ना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अष्टक नियम। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लिथियम के बाद क्या रहा है, सोडियम आ रहा है, सोडियम के बाद पोटेशियम। तो यानी कि इनकी जो काउंटिंग है वो 8-8 मतलब बढ़ रहा है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पड़ा इसका नाम। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और न्यूलैंड्स के अष्टक की सीमाएं क्या क्या हैं वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ, यानी इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। मेरे कहने का मतलब देखो, इसकी जो सीमाएं होती हैं वो कमियां होती हैं। क्या होती हैं, कमियां होती हैं। तो हाइड्रोजन का इसमें उचित स्थान नहीं दिया गया, पहली कमी क्या रही इसकी, पहली कमी, इसकी कमियां क्या क्या हैं देखो, वो लिखनी है आपको। पहली कमी क्या है, हाइड्रोजन का उचित उचित स्थान नहीं दिया गया, उचित स्थान नहीं दिया गया, लिख लेना आप इसको अब। और दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा क्या है इसका, ये कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद ध्यान से सुनना, कैल्शियम के बाद के तत्वों में
कैल्शियम के बाद के तत्वों में अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया। अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया। लागू नहीं हुआ मतलब आप देखो, मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान के चलना, आप इसको देखना, कैल्शियम कहां पर है इसमें? कैल्शियम 20 नंबर पर है ना, ये रहा कैल्शियम, यहां पर है 20 नंबर पर, दिख रहा होगा आपको कैल्शियम। इसमें देखना आप, ये जो कैल्शियम यहां पर दिख रहा है ना, इसके बाद आप देखना यहां पर ये क्या है, ये हाइड्रोजन है ना। अब इसमें 8वां नंबर कौन सा है? 8वां नंबर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अगर मैं लिथियम ले रहा हूं तो लिथियम में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? ये सोडियम आ गया। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर बेरिलियम लूं, बेरिलियम, बोरॉन लूं, मान लो बोरॉन में 8 जोड़ो कितना आएगा? 13। 13 क्या आएगा? 13 आएगा एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम में 13 में 8 जोड़ू, एल्यूमिनियम से पहले लो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के गुण 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा ना। 12 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, ये रहा। समझो, देखो 12 और 8 20, तो ये 20 यहीं तक है। तो देखना लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19। बेरिलियम में 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20। तो ये यहीं तक लागू हो पाया, यहीं तक, और आगे के तत्वों पर लागू नहीं हुआ। क्या? यानी जो गुणधर्म सेम थे ना, जैसे हाइड्रोजन के गुणधर्म किसके सेम है? ऑक्सीजन के। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? नाइट्रोजन का किसके सेम होगा? 7 में 8 जोड़ो 15, तो 15 क्या आएगा? पी आएगा। तभी तो इनको देखो, ये देखो आप इसमें यहाँ पर, ठीक है, एक इसमें रखे गए हैं, ठीक है, एक ही उसमें रखे गए हैं इनको, ठीक है, एक ही उसमें रखे गए, मतलब समझ में आ रहा है ना? एक में किस में वो रखा गया है, देखो। तो यहीं तक आप देख रहे हैं, यहां तक नहीं है बस, ये यहां तक, ये देखो आप, नहीं है ना। तो यानी कि जो ये 18 तत्व है ना यहाँ पर, अब देखो 10 में 8 जोड़े 18, फ्लोरीन का क्लोरीन, ये ऑक्सीजन का सल्फर से, नाइट्रोजन का फास्फोरस से, कार्बन का सिलिकॉन से, बोरॉन का एल्यूमिनियम से, बेरियम का मैग्नीशियम कैल्शियम से, लिथियम का सोडियम से, सोडियम का पोटेशियम से, एक वर्ग में अलग अलग आ रहे हैं। तो इनके जो गुणधर्म थे वो 20 तक ही सेम है, आगे के सेम नहीं आएंगे, आगे के सेम नहीं आएंगे। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? तो अब आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि मैंने आपको क्या बताया है। तो हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया गया, पहली बात तो हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया गया, और कैल्शियम के बाद के तत्वों में नियम लागू नहीं होता है। कौन सा नियम? अष्टक नियम लागू नहीं होता है। एक बात और समझनी है कि जब कितने तत्व थे बताओ, मैंने आपको ये बता दिया ना कि कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी। जब देखो, जब डोबेराइनर का त्रिक नियम आया, तब कितने तत्व थे बताओ? कितने तत्व थे बताओ? बताया नहीं बताया मैंने? हैं? 20 तत्व, 30 थे 20 थे, 20 तत्व थे। जब डोबेराइनर आया ना, उस टाइम कितने तत्व थे? उस टाइम 20 तत्व थे, 20 तत्व ही थे। अब उसके बाद कौन आ गया? अब उसके बाद कौन आ गया? न्यूलैंड्स। तब कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। कितने तत्व थे? 56 तत्व ही थे जब कौन आया? न्यूलैंड्स आया, तब 56 तत्व थे। उसके बाद तीसरा कौन आएगा? तीसरा कौन आएगा? मेंडलीव। तो तीसरी सारणी शुरू होती है हमारी यहां से, कौन सी? मेंडलीव की। कौन सी शुरू होती है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल शुरू होती है 1969 में। अब कितने तत्व थे इसके टाइम में? 63 तत्व थे ना, 63 तत्व थे। जब मेंडलीव आया तो 63 तत्व थे। इस मेंडलीव को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक कहते हैं इसको, आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं? मेंडलीव को ही कहते हैं। अब आप आगे ध्यान देना, अब आपको आगे ध्यान देना है। देखो, जो मेंडलीव था, जो मेंडलीव था, इसके उसमें क्या क्या हुआ? मेंडलीव में
सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से एक बॉक्स बनाऊं, इस तरीके से बॉक्स बनाऊं, इन बॉक्सों को देखना आप, आधे बॉक्स हैं कि नहीं बताओ। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पर है हीलियम, इस तरीके से, ये ऐसे आवर्त कहते हैं इनको। कितने आवर्त है ऐसे बताओ। देखो ये क्या है बताओ, इनको क्या बोलते हैं ऐसे, ये क्या है, आवर्त हैं आपके। तो आवर्त कैसे हो गए समझ रहे हैं ना आप, आवर्त आड़े हो गए, क्या हो गए, आवर्त आड़े हो गए, ठीक है, ये आवर्त हैं, ये 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे, मैंने अभी पूरी नहीं बनाई है। इनको क्या कहा गया, इन सबको, इन सबको आवर्त कहा गया। क्या कहा गया, आवर्त। यानी ऐसे जब चल रहे थे ना, पर इसमें ये आवर्त हैं, ये ऐसे ये आवर्त हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको आवर्त कहते हैं, ठीक है, ये है आवर्त। अब जो नीचे ऐसे है ना, इस तरीके से यूं, इस तरीके से, ये क्या है, ये वर्ग हैं। क्या है ये, वर्ग, ठीक है। वर्ग समझ में आ गए, तो कॉलम खड़े हैं उनको वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे इनको, इस तरीके से, ये क्या है, वर्ग है। तो जो खड़े थे ना, जो ऊर्ध्वाधर थे, उनको क्या कहा गया, उनको क्या कहा गया, उनको वर्ग कहा गया। और जो क्षैतिज थे ना, यानी जो पड़े थे ऐसे, इनको क्या कहा गया, इनको आवर्त कहा गया। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी को किसमें बांटा, वर्ग व आवर्त में बांटा, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने पहला पॉइंट, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को किसमें बांटा, सारणी को किसमें बांटा, वर्ग व आवर्त में बांटा, वर्ग व आवर्त में बांटा। मेंडलीव ने के टाइम में कितने आवर्त थे, कितने वर्ग थे, बता सकते हो, बताओ। 7 तो क्या थे, आवर्त थे। इसकी आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त थे, प्लस में 8 क्या थे, वर्ग थे। ये बात आपको याद रखनी है, 7 आवर्त थे इसकी सारणी में और 8 क्या थे, वर्ग थे। और इसने 1869 में 1800 इसने सन 1869 में सारणी ये शुरुआत की थी इसकी, किसकी, आधुनिक आवर्त, सॉरी ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें देखना, जो तत्वों का रासायनिक व भौतिक गुणधर्म है, इसमें क्या है, तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म किसके, किसके, परमाणु भार के क्या होता है, आवर्त फलन होता है। परमाणु भार के क्या होता है, आवर्ती फलन, आवर्त फलन होता है। मैंने आपसे कहा, अगर आप आवर्त में, कहां पर, अगर आवर्त में आप बाएं से दाएं चलेंगे तो भी परमाणु भार बढ़ेगा, और यदि ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो भी क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार परमाणु भार बढ़ेगा। ये बात दोनों आपको समझनी है। आवर्त में बाएं से लेफ्ट से राइट चलेंगे तो भी बढ़ेगा, और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी परमाणु भार क्या होगा, बढ़ेगा। बात आगे कि नहीं आगे, क्लियर समझ में, ठीक है। तो ये बात दोनों आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया 63 तत्वों की, इसमें 63 तत्व थे जब इसने स्टार्ट किया,
ठीक है, तो इसको मेंडलीव की क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है ना। अब मेंडलीव ने क्या किया आवर्त सारणी में, ये रहा, मेंडलीव ने क्या किया, यहां पर कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। कहां पर छोड़े रिक्त स्थान, ये रहा देखो। इसने क्यों छोड़े, यहीं पर रिक्त स्थान क्यों छोड़े, ताकि इनके जैसे जो हैं, जो तत्व हैं, जो गुणधर्म में सेम होंगे, वो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे, इधर इधर आ जाएंगे। यानी कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे वो यहाँ पर इन्होंने क्या छोड़ दिया, स्थान छोड़ दिया। ठीक है, इन स्थान छोड़ने के कारण ही क्या हुआ, इसको इसकी क्या हो गई, कुछ कमियां आने लग गई। ठीक है, बहुत सारे तत्व आए और उन कमी को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए ये क्या है, इन्होंने फ्यूचर यानी भविष्यवाणी की थी इनके बारे में कि और भी कुछ तत्व आएंगे, तो इनकी कुछ कमियां निकल कर आई, तो उन कमियों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कमियां क्या क्या थी। अब इनकी लिखनी है कुछ कमियां। कमियां क्या रही वो आपको पढ़नी है। देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का स्थान, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान जो है, ठीक है, उचित स्थान नहीं दे पाए। कौन, मेंडलीव भी हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दे पाए। तो आपको पहली कमी क्या लगी इसमें, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं था, नहीं दिया गया। हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया गया, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया गया। सेकंड कमी बताओ आपको क्या लगी इसके अंदर, बताओ। देखो जो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने भी आपको ये बताया कि द्रव्यमानों को यानी आवर्त में अगर अपन चलें, कहाँ से, आवर्त में अगर चलेंगे ना, कहाँ से, लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा ना। और अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, कहाँ से, टॉप से बॉटम आएंगे, तो भी परमाणु भार क्या होगा, तो भी परमाणु भार क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने अभी बताया था आपको, ये बढ़ेगा। लेकिन एक बात आप याद रखना, इसके अंदर कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार कम था। जैसे मान के चलना, मैं आपसे बात यहां पर कर रहा हूं, इसमें देखो आप, ये देखो मैं यहाँ पर कुछ तत्व बता रहा हूँ आपको, उन तत्वों को ध्यान रखना है आपको। एक तत्व तो एक तत्व है कोबाल्ट, कोबाल्ट और निकल को देखो, कोबाल्ट कहाँ पर है और निकल कहाँ पर है, देखो कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान और निकल दिख रहा है आपको, आपको नहीं दिख रहा तो कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो है 58.93, मतलब 933, और इसका कितना है 58.693। अब कम कौन सा है इसमें बताओ, कम तो ये है ना बाद वाला, और ज्यादा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें ये क्या है, कमी पाई गई। तो पहली कमी क्या है, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकिल से क्या है, ज्यादा है ना, तो पहली कमी ये हो गई। ठीक है, पहली कमी क्या हो गई, कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान किससे कम है, ये निकिल से कम है, ज्यादा है, कॉपर, निकिल कॉपर जिंक, निकिल से क्या है, ज्यादा है ना। देखो फिर से देख लो अगर नहीं है पता तो, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान निकिल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकिल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अब देखना टेल्यूरियम का आयोडीन से, दूसरा क्या है इसके अंदर, देखो यहाँ देखो, ये देखो टेल्यूरियम, और ये क्या है आयोडीन। आप देखो आयोडीन का क्या है 126 है और यहाँ पर 127 है, तो टेल्यूरियम का आयोडीन से ज्यादा है ना,
होना क्या चाहिए, टेल्यूरियम का आयोडीन से क्या होना चाहिए, दूसरा टेल्यूरियम का परमाणु भार किससे, आयोडीन से क्या है, ज्यादा है। तो आपसे कमी पूछ सकता है, ध्यान रखना ये कमी आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जा सकती है, टेल्यूरियम और आयोडीन, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या कमियां रही थी। तो पहला, हाइड्रोजन का स्थान उचित स्थान नहीं दिया गया, और परमाणु द्रव्यमान मतलब वैसे तो बढ़ते क्रम में है, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा, लेकिन क्या है, दो कंडीशन में क्या है, कमियां आ गई। तो ये इसकी क्या है, कमियां थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमी क्या थी, समस्थानिक, आपने देखे होंगे समस्थानिक। तीसरी बात करता हूं मैं समस्थानिक की। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है और परमाणु भार अलग होता है, ऐसा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं ध्यान से देखना, 1H1, 1H2, 1H3। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। ध्यान रखना, जो भारी जल होता है, भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का निर्माण ड्यूटेरियम से ही होता है, यानी कि दूसरे समस्थानिक, हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से होता है। 1H1 मैंने बताया, 1H2 मैंने बताया, 1H3, ये जो यहाँ पर लिखा जाता है ये परमाणु क्रमांक लिखा जाता है ना, ये तो इसका सेम है, और द्रव्यमान देखो, इसका परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो जब भी ऐसा हो तो यानी इसमें समस्थानिकों का स्थान अलग अलग नहीं दिया गया। अब सोचो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ऐसे बहुत सारे समस्थानिक अलग अलग तत्वों के, तो उनको कहाँ कहाँ पर स्थान देते, ऐसे तो टेबल बहुत बड़ी हो जाती। इसलिए ये भी क्या है, कमी रही, समस्थानिकों का उचित स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, अब आप देखना आगे नेक्स्ट क्या है, कुछ क्या है इसके अंदर, निम्न गुण धर्म वाले तत्वों को देखो। जैसे मैंने आपसे कहा, ये देखो, ये देखना आप, कॉपर देखना, कॉपर, कॉपर दिख रहा है आपको, ये है आपका Ag, ये है चांदी, ये क्या है, सोना, ये क्या है, रोंटेजिनम एक धातु होती है, ये अर्जेंटम चांदी, कॉपर क्या है, तांबा। अब तांबा क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील है, अर्जेंटम उससे कम क्रियाशील है, और सोना उससे कम क्रियाशील है। कैसे है, कॉपर तांबे की चीज में देखना जंग जल्दी लगेगा, फिर उससे कम चांदी में लगता है, बिल्कुल कम सोने में लगता है, और इससे भी कम इसमें लगता है, रोंटेंजिनियम में। ठीक है, ठीक है, रोंटेंजेनियम ये क्या है, धातु है। तो इनके अंदर क्या है, इनका क्या है, इन्होंने स्थान क्या है, इनको वर्ग में रखा गया, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन वर्गों में जो ये 4 धातुएं थी, कौन कौन सी 4 धातुएं, कौन कौन सी हैं, 4 धातुएं कौन कौन सी हैं, लिख सकते हैं। एक तो है सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, चांदी, और क्या है, सोना, यानी कि Cu। ये 3 धातुएं ऐसी थी, इनका अलग अलग स्थान रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एक ही स्थान रख दिया। ठीक है, हाँ Au सॉरी, कॉपर, चांदी और सोना। ठीक है, तो इसके अंदर ये कमियां पूरी हो गई। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी हम कल पढ़ेंगे, चौथा। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।